हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्वेता। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इन वीडियोस के थ्रू हम लोग कर रहे हैं PYQ DSSB SST TGT एग्जाम के लिए। लास्ट वीडियो में हमने ब्रेस्ट लिटोवर्क्स की संधि वाले क्वेश्चन पे एंड किया था। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन समाजवादी दार्शनिक नहीं है? रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फ्यूअर, डेविड रिकॉर्डो, सेंट साइमन। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, डेविड रिकॉर्डो। एक ब्रिटिश राजनीतिक अर्थशास्त्री हैं, बाकी के तीनों जो हैं वो समाजवादी दार्शनिक हैं। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। डेविड रिकॉर्डो एक ब्रिटिश राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। समाजवादी लोग वे होते हैं जो समाज के दर्शन में विश्वास करते हैं। समाजवाद एक सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत है जो निजी स्वामित्व या निजी संपत्ति के नियंत्रण के बजाय जनता के नियंत्रण या समाज के नियंत्रण की मांग करता है। तो ये इकोनॉमिक्स में आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा कि पूंजीवादी लोग और समाजवादी लोग कौन होते हैं। पूंजीवादी लोग क्या होते हैं? जो कुछ ही एक लोगों के हाथों में, जो पूंजीपति होते हैं, उन्हीं के हाथों में सारा नियंत्रण होता है। और समाजवादी लोग कहते हैं कि जो भी संसाधन है, जो भी वहाँ की अर्थव्यवस्था है, उसमें सभी की पूरे के पूरे समाज की सहभागिता एक समान होनी चाहिए और सभी के अधिकार भी समान होने चाहिए। प्रारंभिक समाजवादी दार्शनिक और राजनीतिक सिद्धांतकारों में चार्ल्स फ्यूअर, जीन जैक्स रूसो शामिल हैं। जीन जैक्स रूसो जो है वो बहुत ही जाना माना नाम है, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं। इनकी एक बहुत फेमस बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कुछ अन्य समाजवादियों में रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन और मार्क्स थ्वेन आदि शामिल हैं। फ्यूअर ने तर्क दिया था कि आदर्श समाज की व्यवस्था में सामंजस्य का साम्राज्य होगा और सहचार्य की भावना पूरे उत्कर्ष पर होगी। ये स्टेटमेंट के तौर पे पूछा जा सकता है फ्रेंड। उसने फ्यूअर ने बताया था कि आदर्श समाज हम किसे कहेंगे? जिसमें सामंजस्य का साम्राज्य होगा, यानी कि एक दूसरे की चीज़ों को समझेंगे, और सहचार्य की भावना पूरे उत्कर्ष पर होगी, यानी कि भाईचारे की जो भावना है वो पूरे चरम पर होगी। रॉबर्ट ओवन एक बेरोजगार लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए सहकारिता ग्राम स्थापित करने पर जोर दिया था। रॉबर्ट ओवन के बारे में हम लास्ट की वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये एक कपड़ा उद्योगपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जून 1945 के संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया था। यह हस्ताक्षर किया गया था, तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। लास्ट की वीडियो में ये क्वेश्चन आया था, इसको हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। सैन फ्रांसिस्को में इसके जो है वो हस्ताक्षर किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र चार्टर संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक दस्तावेज है। इसका मसौदा तैयार करने के लिए 50 देशों के प्रतिनिधियों ने 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में मुलाकात की थी और 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के समापन पर हस्ताक्षर किया था और 24 अक्टूबर 1945 को ये लागू हो गया था। इंडिया इसका जो है संस्थापक सदस्यों में से नहीं है। इंडिया ने 30 अक्टूबर यानी कि 30 अक्टूबर 1945 को इस पर हस्ताक्षर किए थे। अभी तक इसमें 197 जो है टोटल मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में ब्रिटेन और फ्रांस ने किस वर्ष जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, 1939 में। चलिए देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध एक ऐसा संघर्ष था जिसमें 1930 से 1945 तक दुनिया के लगभग हर हिस्से को शामिल किया गया था। 3 सितंबर 1939 को हिटलर के पोलैंड आक्रमण के जवाब में, जब हिटलर ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया था, उसके जवाबी कार्यवाही में ब्रिटेन और फ्रांस ने दोनों ने मिलकर जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इसी अवधि को वाक युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध के रूप से जाना जाता है। ठीक है, तभी से द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बेजियो किस देश से संबंधित है? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस। फिलीपींस से जो है वो बेजियो चक्रवात का संबंध है। पढ़ लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बेजियो फिलीपींस देश से संबंधित है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अन्यवर्ती क्षेत्र 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ में उत्पन्न होते हैं। यह निम्न वायु दाब वाले अभिसरणीय परिसंचरण तंत्र होते हैं जिनका व्यास 640 किलोमीटर तक होता है। वायु प्रसरण की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के प्रतिकूल यानी कि एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज होती है।
विश्व के विभिन्न भागों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कैरेबियन सागर व दक्षिणी पूर्व संयुक्त अमेरिका में हरिकेन, चीन के पूर्वी एवं दक्षिणी तटीय क्षेत्र, चीन सागर व दक्षिणी पूर्व एशिया में इनको टाइफून के नाम से जानते हैं, और भारतीय उपमहाद्वीप में चक्रवात, और ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली के नाम से जानते हैं। इन सबसे भी फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है अलग अलग, अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फ्रेंड्स। मैन कैम्प किसकी आत्मकथा है? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर की जो बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, वो मैन कैम्प है। मैन कैम्प मेरा संघर्ष एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है। उनकी यह एक मात्र पूर्ण पुस्तक थी और ये 2 पार्ट में पब्लिश हुई थी, 1925 और 1927 में इसके 2 पार्टों में अलग अलग पब्लिश हुई थी, और इसका एक संक्षिप्त संस्करण 1930 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी सतह शुष्क, गर्म और ज्वालामुखी है। इसकी घूर्णन अवधि लगभग 243 दिन है। दिए गए कथन में किस ग्रह का उल्लेख कर रहे हैं, यानी कि जो भी ये इन्होंने विशेषताएं बताई हैं ये कौन से ग्रह की हैं? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका वीनस, शुक्र की जो अवधि है, घूर्णन अवधि है, वो 243 दिन की है, और इसकी जो सतह है वो बहुत गर्म है और शुष्क है, ज्वालामुखी है। चलिए पढ़ लेते हैं। शुक्र ग्रह की सतह शुष्क, गर्म और ज्वालामुखी है। इसकी घूर्णन अवधि जो है वो आपकी 243 दिन है, तो और परिभ्रमण टाइम जो है वो 22.4 दिन में ये अपना पूरा करता है। तो सूर्य से दूरी के आधार पर देखें तो बुध के बाद सेकंड नंबर आता है इसका, और जो दूरी है वो 10.8 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस पे जो है वो सूर्य से शुक्र स्थित है। इसका औसत घनत्व, द्रव्यमान तथा आकार में पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। शुक्र अपने अक्ष के विपरीत दिशा में अर्थात पूर्व से पश्चिम घूर्णन करता है। ज़्यादातर जैसे हमारी अर्थ क्या है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, लेकिन शुक्र जो है वो अपने अक्ष के विपरीत घूर्णन करता है। और शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा, चमकीला तारा, इन सब नामों से भी जाना जाता है। और इसका कोई उपग्रह भी नहीं है, यानी कि इसकी कोई सैटेलाइट भी नहीं है। पवन गुलाब एक आरेख है जिसका उपयोग जलवायु डेटा का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। इस आरेख में केंद्र से अधिकतम कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, 16 रेखाएं जो हैं, 16 रेखाएं इसके केंद्र से ज़्यादा खींची जा सकती हैं। पवन गुलाब एक आरेख है जिसका उपयोग जलवायु डेटा का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। इस आरेख में केंद्र से अधिकतम 16 रेखाएं खींची जा सकती हैं। पवन गुलाब एक विशिष्ट स्थान पर विशिष्ट समयावधि में हवा की स्थिति, दिशाओं और गति के ग्राफिक रूप से हवा प्रस्तुत करने का समयानुकूल तरीका है। इसको एक कंपास की तरह एक वृत्त में स्थापित किया जा सकता है। किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, किसी एक पर्टिकुलर अवधि में, स्पेशल अवधि में हवा की कैसी स्थिति है, उनकी दिशा कैसी है, उनकी गति कैसी है, उसका एक ग्राफिक रूप जो है वो प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी घटना जल विज्ञान चक्र में शामिल नहीं है? वाष्पोत्सर्जन, अपघटन, वर्षण, संघनन। तो देखिए सेकेंड ऑप्शन जो है वो आपका फूड चेन से रिलेटेड है। वाष्पोत्सर्जन, वर्षण और कंडेंसेशन ये सारे के सारे आपके जल चक्र से रिलेटेड हैं, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। जल चक्र को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण प्रक्रिया में वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, वर्षण और अपवाह शामिल है। अपघटन जल चक्र का कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1904 में आंग्ल फ्रांसीसी अटेंट पर हस्ताक्षर किए गए। अटेंट मतलब संधि। 1907 में आंग्ल रूसी अटेंट का गठन किया गया था। तो इसके जो है दोनों ही ऑप्शन ठीक है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका आंसर सही हो जाएगा। दोनों के दोनों आंसर ठीक हैं, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 के प्रारंभ होने से पहले ही विरोधी शक्तियां विभिन्न भागों में स्थित उपनिवेशों के लिए विरोधी गठबंधन प्रणाली बना रहे थे। जर्मनी ने सभी विरोधी शक्तियों का रास्ता दिखाया। इसने ऑस्ट्रिया हंगरी 1879 के साथ दोहरे गठबंधन पर हस्ताक्षर किए। 1882 में ट्रिपल अलायंस बना दिया, जिसके विरोध में फ्रांस और रूस ने 1893 में एक संधि की। उपनिवेशों पर विवाद होने के कारण फ्रांस और रूस ने ब्रिटेन को रोकने का प्रयास किया। इस समस्या का हल दोनों देशों ने शांतिपूर्ण तरीके से निकाला। सर्वप्रथम आंग्ल फ्रांसीसी अटेंट पर हस्ताक्षर 1904 में किए और बाद में 1907 में आंग्ल रूसी अटेंट पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने मिलकर ट्रिपल अलायंस का गठन किया। इसमें बताया गया कि ट्रिपल अलायंस कैसे गठित हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्वितीय विश्व युद्ध का कारण है?
ऑप्शन नंबर 1 है सामूहिक सुरक्षा प्रणाली और दूसरा है निरस्त्रीकरण की विफलता। इसके जो है वो दोनों ही ऑप्शंस ठीक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही है, दोनों ऑप्शन सही हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। वर्साई की संधि, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध का गर्भगृह कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही जर्मनी को ये बहुत ही अपमानजनक संधि लगी थी, तो ये एक बड़ा कारण था। राष्ट्रसंघ की विफलता, 1929 में महामंदी का दौर आ गया था, फांसीवाद और नाजीवाद का उदय हो गया था, तुष्टीकरण की नीति, सामूहिक सुरक्षा प्रणाली और निरस्त्रीकरण की विफलता। ये सारे ही कारण द्वितीय विश्व युद्ध होने के महत्वपूर्ण कारण थे। इन्हीं कारणों की वजह से विश्व में एक बार दोबारा से विश्व युद्ध शुरू हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो देखने को मिला। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।